यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो ये मेरे यूट्यूब चैनल की फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम क्लास 9 की एनसीईआरटी जो बुक है उसके प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो उस प्रश्नावली का पहला प्रश्न जो है उसको हम पढ़ते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका उत्तर होगा हाँ। शून्य जो है, हाँ क्या लिखेंगे हम? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये हमें बचपन से पता होता है, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको अब आगे बढ़ते हैं। क्या इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q जीरो के बराबर नहीं है। मतलब p बटा क्यू के हम जब लिखेंगे तो वो जो q है वो जीरो कभी नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हुआ तो हम उसे p बटा क्यू के रूप में निरूपित नहीं कर पाएंगे, उसको लिख नहीं पाएंगे। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे? क्योंकि क्योंकि सॉरी इसे p बटा क्यू के रूप में p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब उसका उदाहरण भी हम देख सकते हैं। तो जैसे लगाकर हम लिख देते हैं, जैसे कि जीरो बराबर 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, ऐसे ये अनंत तक चलती जाएगी। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। और हमें नीचे एक और जो पॉइंट है वो हम लिख सकते हैं। पॉइंट क्या लिखेंगे? 0/n। तो हम क्या लिखेंगे? बराबर में लगा के क्या लिखेंगे? जहाँ n एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक ही होगा। पूर्णांक इसलिए होगा क्योंकि हम जब भी p बटा क्यू के रूप में निरूपित करते हैं तो अगर ऊपर वाली संख्या जीरो होती है तो चल जाता है, लेकिन नीचे वाली संख्या अगर जीरो होती है तो वह निरूपित नहीं हो पाती है। तो इसीलिए n जो होगा वो हमेशा क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। जैसे कि 0/1 ये वाले उदाहरण में करने हैं। पहला प्रश्न समाप्त। तो अब हम आगे दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, हम एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। 3 और 4, गलती से यहाँ पे मैंने और नहीं लिखा है, ओ लिख दिया है। तो प्रश्न आप पढ़ते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है? 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्या करनी है। तो हम इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? हम इसके उत्तर में लिखेंगे, जैसे कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट को मतलब समझिए कैसे कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6। तो हम क्या करेंगे? 6 के आगे वाला 6 में 1 प्लस कर देंगे। क्या करेंगे? 6 में 1 प्लस कर देंगे। 6 में 1 प्लस करने पर कितना आएगा? 7 आ जाएगा। तो हमें कितने परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने यहाँ पे 6 प्लस 1 करके क्या कर दिया? 7 कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे? 3 और 4 में 7 का गुणा करेंगे। हम इसको तुल्य भिन्न में बदलेंगे। हम क्या करेंगे? 3 और 4 को तुल्य भिन्न में बदलेंगे। तुल्य भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे 3/1। हम लिख सकते हैं 3/1 क्योंकि जैसे कि कोई संख्या है और हमें उसको बटा में लिखना है तो हम उसके बटा में लगाकर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इंटू करके ऊपर 7 का गुणा और नीचे 7 का गुणा, दोनों तरफ 7 का गुणा करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे लिख देते हैं 4/1 इंटू 7/7, ठीक है। तो अब हम इसको गुणा करेंगे तो 3 7 21 और 7 एकम 7। तो यहाँ पे क्या आया? 21/7। और दूसरे में अब यहाँ पे 4 को 7 से गुणा करते तो 4 7 28, कितना आता है? 28। और यहाँ पे 7 एकम 7। तो हमारे यहाँ पे क्या आया? 21/7 और
28/7। तो अब हम है ना इसको बता सकते हैं। अब ये है ना तुल्य भिन्न में बदल चुकी है, तुल्य भिन्न में बदल चुकी है। तो अब हम इसे है ना आराम से इसके अंदर हम है ना बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 6 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? हम क्या करेंगे, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। तो अब हम गिनते हैं इसके बीच में परिमेय संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे हमने कितनी परिमेय संख्या ज्ञात की है? 6 परिमेय संख्या। देख सकते हैं, आप गिन भी सकते हैं इसको। तो ऐसे हमको ये दूसरा प्रश्न को सॉल्व करना है। दूसरा प्रश्न समाप्त। तो अब हम आगे तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न को हम पहले पढ़ते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न थोड़ा थोड़ा दूसरे प्रश्न की तरह ही है। दूसरे प्रश्न में जो था उसमें 3 और 4 दे रखा था। इसमें क्या है, 3/5 है और 4/5 है। तो हम क्या करेंगे, उसमें जो है अब हम क्या करेंगे, इसका 5 और 5 यानी हर समान है, अंश और हर इसका जो है समान है। तो इसका एलसीएम जो है वो 5 ही होगा। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, उत्तर लिखते हैं। इसका उत्तर हम खोजते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3/5 और 4/5 को कुछ इस प्रकार लिखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब आता है मेन पॉइंट। मेन पॉइंट ये है कि ऐसी किस संख्या से मैं इसको गुणा करूं कि यहाँ पे है ना हमें बहुत सारी संख्याएं मिल जाए, बहुत सारी संख्याएं मिल जाए 3/5 और 4/5 के बीच में। तो मैं इसको 10 से गुणा कर देता हूँ। किस से गुणा कर देता हूँ? 10 से। दोनों को 10 से करते हैं तो यहाँ पे तो आ जाएगा 30/50 और यहाँ पे आ जाएगा 40/50। तो अब क्या करेंगे, जैसे कि अब हम लिखते हैं परिमेय संख्या ए। तो अब ऐसे डैश करके लिखते हैं 30/50, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। तो अब यहाँ पे हमारे पास 5 परिमेय संख्या हो गई है। तो अब हमें यहाँ पे है ना 36/50 लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पे 40/50 डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 40/50। 40/50 लिख दिया है। तो अब ये जो है हमारे पास 5 जो है परिमेय संख्या हो गई है। इसको हम गोले से बता देते हैं। ठीक है, दर्शा देते हैं, हमने इनको दर्शा दिया है। तो ये हमारे 5 परिमेय संख्या हो गई है। तीसरा प्रश्न समाप्त। तो अब हम आ गए चौथे प्रश्न में। तो चौथा प्रश्न में क्या कह रहे हैं, चौथा प्रश्न को हम पहले पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न में दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, कारण सहित उत्तर दे। कारण सहित तो हमें क्या देना है, इन कथनों के उत्तर देना है। तो हम उत्तर लिखते हैं, उसके बाद में पहले का हम उत्तर लिखते हैं। तो पहले का उत्तर क्या है, पहले हम पढ़ते हैं कथन को। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो अब यहाँ पे ये कथन क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से लेकर अनंत तक चलती है। कहाँ तक चलती है? 1 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं चलती है उसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? हम पूर्ण संख्या कहते हैं जो 0 से लगाकर अनंत तक चलती है। तो वो क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। तो ये कथन सत्य है। क्यों सत्य है? तो उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। क्योंकि जो कथन क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या जो होता है वो पूर्ण संख्या का जो संग्रह होता है, मतलब समूह, जितनी भी पूर्ण संख्या होती है
वो प्राकृत संख्या जितनी भी है वो पूर्ण संख्या में आती है। जैसे कि 1 है तो 1 भी पूर्ण संख्या में आता है और प्राकृत संख्या में भी आता है। ऐसे ही बहुत सारे जितने भी हैं 1 से लगाकर अनंत तक और 0 से 1 प्राकृत संख्या में 1 से लगाकर अनंत तक और पूर्ण संख्या में 0 से लगाकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं आती है वो हमें पूर्ण संख्या में प्राप्त होती है, जो कि प्राकृत संख्या में भी पाई जाती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है। ये हो गया हमारा पहले का उत्तर। तो अब हम करते हैं दूसरे का उत्तर। तो दूसरा कथन हमें क्या कह रहा है? दूसरा कथन हमें कहना चाहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन असत्य है। अब असत्य क्यों है तो हम उसका पता लगाएंगे। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो ये जो कथन असत्य है। अब असत्य क्यों है? क्योंकि पूर्णांक किसे कहते हैं हम? जो कि 0, -1, -2, -3 इधर भी अनंत तक चलती है और इधर प्लस में चलती है 1, 2, 3 और 4। तो ऐसे अनंत तक चलती जाती है और इधर भी अनंत तक चलती है। लेकिन पूर्ण संख्या सिर्फ प्लस में ही चलती है, वो ऋणात्मक में नहीं चलती है। और पूर्णांक जो होते हैं वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरफ चलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में क्या होता है? समूह में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है। अब हम क्या करते हैं? तीसरा कथन को करते हैं। तो तीसरा कथन हमें क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये तीसरा कथन हमें क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि पूर्ण संख्या जो होती है उसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये कथन जो हो जाएगा असत्य हो जाएगा। और एक ये भी कारण होता है कि पूर्ण संख्या जो है वो परिमेय संख्या का एक छोटा सा भाग है। क्या है? एक परिमेय संख्या का छोटा सा भाग है। इसलिए हम लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याओं का एक भाग है। क्या है? छोटा सा भाग है। परिमेय जो संख्या होती है, परिमेय संख्या का पूर्ण संख्या एक छोटा सा भाग है। इसलिए हम उसे है ना P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो हमारा चौथा प्रश्न समाप्त और हमारी प्रश्नावली भी समाप्त। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, समेटने से नहीं बढ़ता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि ये मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।